हेलो व्यूअर्स। लक्ष्मीकांत का जो पहला चैप्टर आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम समझने का प्रयास करेंगे शॉर्ट में, टू द पॉइंट रहते हुए, एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन को बनाए रखते हुए, क्योंकि आपका जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए आपके पास समय कम है। आपको तेजी से रिवीजन करना है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव भी है कि तेजी से हम आपका रिवीजन कराएं। और इसको समझने के लिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ, विकसित हुआ, वो कौन कौन से फेजेस थे, चरण थे जिनके चलते ये संविधान वर्तमान स्वरूप में उभर करके आया है। हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम अपने वीडियो में हिंदी माध्यम में ही बात करें, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनको मैं ज़रूर इंग्लिश में यूज़ करूंगा, क्योंकि जैसा कि आपको जानकारी है, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, प्रीलिम्स का, या यूपी पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, हिंदी मीडियम के एस्पायरेंट्स को कई बार समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है जब डिजाइन किया जाता है तब उनका हिंदी वर्जन जो है गूगल ट्रांसलेशन के साथ आ जाता है कई बार, जिसके चलते उन्हें प्रश्न को समझने में प्रॉब्लम्स आती हैं। इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि आपको हिंदी में बताएं, लेकिन साथ ही साथ जहां आवश्यक है, नेसेसरी है, वहां पर हम आपको उसका इंग्लिश व टर्मिनोलॉजी भी या शब्दावली जो है आपको बताते चलें। एक हम टाइमलाइन खींच लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए। अगर हम भारत के संविधान के विकास की गाथा को समझें तो निश्चित रूप से इसका जो पहला टाइम है वो 1600 आप देख सकते हैं। एक्चुअल में ये 1600 का जो समय है, इस समय ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ थी वो उन्होंने एक चार्टर जारी किया था, और ये चार्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC को दिया गया था, और इसमें उनको पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए अधिकार पत्र दिया गया था, और यहीं से कंपनी की भारत में यात्रा शुरू हो जाती है। फिर ये इसमें एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट तब आता है जब हम देखते हैं 1757 में क्या होता है कि बंगाल में जो बंगाल का नवाब है शुजाउद्दौला, उसके विरुद्ध जो है कंपनी वहाँ के जो उसके मीर जाफर का सहयोग लेकर के, जो कि नवाब का सेनापति था, उसके साथ मिल करके वो एक युद्ध करते हैं जिसमें मीर जाफर जीतता है और कंपनी की सहायता से वो नवाब बन जाता है। इस तरह से कंपनी की जो राजनीतिक शक्ति है, पॉलिटिकल पावर है, वो बंगाल में बहुत अधिक बढ़ जाती है। और अगर इसकी बैकग्राउंड हम देखें, इंटरवेंशन जो है, यानी इंटरनल मैटर्स में जो इंटरवेंशन कंपनी का शुरू हुआ, उसका मूल कारण ये था कि जो कर्नाटक वार्स हुई थी, जिसमें फ्रेंच कंपनी का जो गवर्नर था डुप्ले, उसने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी कि इंडियन जो रजवाड़े थे या जो इंडियन नवाब थे, राजे थे, उनके इंटरनल मैटर्स में वो इंटरवेंशन करता था, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता था, और फिर उनसे वो पॉलिटिकल रियायतें जो है, पॉलिटिकल बेनिफिट जो है वो अपने लिए प्राप्त करता था। इसी नीति को आगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया और 1757 में प्लासी में उसने जो है एक बड़ा पॉलिटिकल गेन हासिल किया। लेकिन अभी ये शुरुआत हुई है। इसका एक नेक्स्ट जो पॉइंट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 1765। और ये 1765 क्यों होता है, या ऐतिहासिक रूप में हमें उसमें नहीं जाना है, कंपनी के संवैधानिक विकास को ही देखना है। 1765 में क्या होता है कि जो वहां का मीर कासिम जो है उस समय तत्कालीन बंगाल का नवाब था, और वो नवाब जो है मुगल सम्राट शाह आलम के साथ, मुगल सम्राट शाह आलम और अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला के साथ, इनके साथ मिलकर के जो मीर कासिम है वो एक ज्वाइंट फोर्स बनाता है, और इस ज्वाइंट फोर्स को जो है 1765 में कंपनी की सेना जो है बक्सर के नामक जगह पर हरा देती है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि उससे जो मुगल एम्पायर है वो देता है बंगाल की दीवानी। अब बंगाल की दीवानी क्या है, जरा ये भी समझने की आवश्यकता है कि ये दीवानी क्या है। ये दीवानी राइट एक्चुअल में क्या होता है कि हमको दीवानी न्याय और साथ ही साथ जो रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार था वो बंगाल में जो है किसको प्राप्त हो गया, कंपनी को प्राप्त हो गया। अब कंपनी सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी नहीं रही, एक जो है वो बिजनेस ग्रुप नहीं रहा, बल्कि वो क्या हो गई, वो एक पॉलिटिकल पावर हो गई। उसको दीवानी के राइट्स मिल गए, जिसके चलते कंपनी जो है वो कंपनी बहादुर हो गई, नवाब कंपनी हो गई। और बंगाल तत्कालीन बहुत बड़ा था, जिसमें पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, यानी वर्तमान पश्चिमी बंगाल जो भारत का भाग है, पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश है, और साथ ही साथ वर्तमान बिहार और उड़ीसा के जो राज्य हैं, ये सारे क्षेत्र सम्मिलित थे। और फिर इसके बाद अगले अगर हम
8 वर्ष देखें तो 8 वर्षों में एक तरीके का डुअल शासन चला, डबल गवर्नमेंट चली, जिसे द्वैत शासन कहते हैं, जिसमें कंपनी ने अपने मिलिट्री एक्सपेंशंस भी किए, कैंपेन्स भी की, और बहुत अधिक कंपनी में करप्शंस हुआ, क्योंकि कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनको निजी प्राइवेट जो है बिजनेस करने का राइट मिला हुआ था, जिसके चलते कंपनी की स्थिति जो है डामाडोल हुई। और आगे फर्दर फिर क्या होता है, आता है लैंडमार्क एक्ट, जिसे हम बोलते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं। और इस रेगुलेटिंग एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो कंपनी के मामलों को कंट्रोल करने का था। लेकिन हम रेगुलेटिंग एक्ट्स को से लेकर के फिर उसके बाद जितने भी एक्ट आए हैं, चाहे वो सेटलमेंट एक्ट 1781 का हो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो, या जो भी एक्ट हैं, इनको हम दो क्लासिफिकेशन में कर लेते हैं। एक को हम बोलते हैं रूल ऑफ कंपनी, कंपनी रूल जिसे बोलते हैं हम, कंपनी रूल, और दूसरा जो रहता है उसको हम बोलते हैं क्राउन रूल। एक्चुअल में कंपनी के अगर हम संवैधानिक विकास को देखें तो इसमें दो इंपॉर्टेंट फेज हैं, और इन इंपॉर्टेंट फेज को समझने के लिए पहला जो हमारा यानी पहला पार्ट जो रहेगा वो कंपनी रूल का रहेगा। कंपनी रूल में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने भी बताया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। देखिए 1773 में फर्स्ट स्टेप था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जिसने कंपनी के जो इंडिया के अफेयर्स थे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, और इसके लिए उसने प्रभावी नियंत्रण बनाया। किसके माध्यम से, रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो अफेयर्स थे इंडिया में उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, सेंट्रलाइजेशन की दिशा में थे। क्यों, क्योंकि पहली बार कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी EIC, उसके अफेयर्स को, और वो अफेयर्स उसके जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे और जो बिजनेस अफेयर्स थे उनको रेगुलेट करना था। ब्रिटेन को, ब्रिटिश सरकार को भारत में जो कंपनी के जो भी उसके अफेयर्स थे, मामले थे, उनको अफेयर करना था। तो ये पहला इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन रहा, ऑब्जेक्टिव रहा। फिर इसकी वजह से परिणाम इसके क्या निकले, इसकी वजह से परिणाम ये निकले कि कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे उनमें सेपरेशन किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में जो कंपनी के थे उनमें जो है एक डिफ्रेंशिएशन लाया गया। साथ ही साथ अगर हम देखें तो कंपनी में जो डेजिग्नेशन था, डेजिग्नेशन की अगर हम बात करें तो जो गवर्नर था, पहले चूंकि 3 प्रेसिडेंसीज थी, आपको मालूम है कि एक बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी, एक बंगाल की प्रेसिडेंसी थी, और मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये 3 प्रेसिडेंसीज थी। और ये तीनों प्रेसिडेंसीज के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, सबके गवर्नर जो थे अलग अलग थे। लेकिन अब क्या किया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल था वो उसको, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, इन तीनों के ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो इन तीनों के लिए उसको सुप्रीम पावर दी गई, यानी वो एक तरीके से उनका संरक्षक अपॉइंट किया गया, उसको एक वरीयता प्रदान की गई। और फिर इसकी सहायता के लिए, इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक काउंसिल बनाई गई। एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब होता है कि वो कार्यपालिक, यानी उसके पास जो है प्रशासनिक कार्य करने के अधिकार थे। लेकिन ये प्रशासनिक के साथ साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ क्या करती थी, लेजिस्लेचर का भी काम करती थी, क्योंकि लेजिस्लेशन स्थानीय स्तर पर बनाने के लिए कोई और दूसरी संस्था अभी तक उभर करके सामने नहीं आई थी। तो इसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के माध्यम से ही लेजिस्लेचर के भी कार्य किए जा रहे थे। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने सदस्य थे, 4 सदस्य थे। तो पहला महत्वपूर्ण कार्य एक ये किया गया। फिर इसका टेन्योर फिक्स कर दिया गया। इसका टेन्योर जो था 5 इयर्स था इस लेजिस्लेटिव काउंसिल का। फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जैसे कि मैंने बताया, और उनके अंडर में ही जो है बॉम्बे के गवर्नर को और मद्रास के गवर्नर को ले आया गया। फिर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, SC की स्थापना की गई। और ये कहाँ की गई थी, ये कलकत्ता में की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और मुख्य न्यायाधीश, और 3 अलग सदस्य थे, 3 अलग सदस्य भी थे। तो कुल मिलाकर के 4 सदस्य थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा एम्पे, उनका नाम क्या था, एलिजा एम्पे था। और 3 मेंबर और थे। उन 3 मेंबर्स को आप याद करने के लिए एक शार्ट अडॉप्ट कर सकते हैं, HCL। H से हाइड हो जाएगा, C से आपका क्या हो जाएगा,
चैम्बर और एल से क्या हो जाएगा, लेमिस्टर। तो ये SCL, ये 3 मेंबर यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 ये सदस्य और थे, और जो इसके चीफ जस्टिस थे वो सर एलिजा एम्पे थे। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण कार्य किया गया, क्योंकि कंपनी के जो सदस्य थे, जो सर्वेंट्स थे, वो प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, अपना निजी व्यापार करते थे, जिसके चलते कंपनी को काफी लॉस होता था। और इस लॉस को रोकने के लिए क्या किया कि कंपनी के जो भी सर्वेंट्स थे उनके प्राइवेट ट्रेड करने के ऊपर क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। अब कोई भी जो है ट्रेड नहीं कर सकता था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान थे वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिए हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट। देखिए जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट है, अगर हम इसकी बात करें, इसको हम सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं, सेटलमेंट एक्ट। अगर इस सेटलमेंट एक्ट की बात की जाए तो इसका मूल कारण क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अंदर कुछ फॉल्ट थे, और ये फॉल्ट क्या कर रहे थे जिसकी वजह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही थी। तो पहला काम तो ये था कि इन्होंने ये बोला कि जो भी गवर्नर जनरल है या जो गवर्नर जनरल के काउंसिल के, यानी गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के जो सदस्य हैं, वो अगर अपने ऑफिस की कैपेसिटी में जो भी कार्य करते हैं, यानी पद पर रहते हुए जो वो कार्य करते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था उसमें उनको जो है रिस्पॉन्सिबल हेल्ड नहीं ठहराया जा सकता था। यानी सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन से था उनको बाहर निकाल दिया गया। कब? जबकि वो कार्य अपने ऑफिस के अंदर ऑफिस पर पद धारण करते हुए कर रहे हैं। फिर इसी के साथ साथ एक और भी ये दूसरा स्टेप ये लिया गया कि इसी तरह कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, सर्वेंट्स को भी जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन था, जो उसका क्षेत्र था, अधिकार क्षेत्र, उससे बाहर किया गया। कब? जब सर्वेंट्स कंपनी के किसी पद पर धारण होते हुए अपने कार्य को वो अंजाम देते हैं। फिर एक लॉ ऑफ सेटलमेंट में एक चीज और भी इंट्रोड्यूस की गई, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये एक अपेक्षा की गई कि जब भी काउंसिल जो है, गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल कोई लॉ बना रही है, कोई रूल बना रही है, तो उस लॉ को बनाने के दौरान वो इंडियन कल्चर, जो हमारी संस्कृति है भारतीय, जो भारतीय धर्म है, उसका सम्मान करेगी। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू यानी हिंदू या मुस्लिम्स और सिख जो भी थे, दे विल बी ट्रीटेड अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनल लॉ। यानी अगर कोई हिंदू कोई क्राइम करेगा तो उसके लिए उसका जो डिफेंडेंट होगा उसको अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जो है उसको ट्रीट किया जाएगा। अगर वो कोई मुसलमान था तो उसको अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ ट्रीट किया जाएगा। तो ये भी एक प्रोविजन इस लॉ ऑफ सेटलमेंट में था, यानी जो सेटलमेंट एक्ट 1781 का था उसमें ये प्रोविजन रखा गया था। फिर इसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट, अगर हम देखें तो ये कंपनी पर नियंत्रण की दिशा में सबसे प्रभावी अगर आप कह सकते हैं तो वो कौन सा एक्ट था? वो था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, और ये पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 का है। इस पिट्स इंडिया एक्ट में की 2-3 बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। पहली चीज तो ये करनी है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जब लॉ ऑफ सेटलमेंट एक्ट को पारित कर दिया तो उसके बाद भी ये बात चल रही थी कि कुछ समस्याएं थी जिनका समाधान किया जाना था। दूसरा ये कि वो समय हो रहा था कि जब पिट्स इंडिया एक्ट को लाया जाए, तो इन्होंने क्या किया कि एक तो पावर्स को बांट दिया। पहला काम ये किया कि जो कंपनी थी, कंपनी के कमर्शियल अफेयर्स को और पॉलिटिकल अफेयर्स को, उसको जो है डिवाइड कर दिया, उसमें डिफरेंशिएशन कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया गया। और पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी जो था वो दे दिया गया किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। किसको दे दिया गया? बीसी को। आप बीसी से याद रखें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। और जो कमर्शियल अफेयर्स थे वो बीडी को दे दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे दिया गया। और इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर को लाया गया और कंपनी के ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक प्रभावी नियंत्रण जो है, पार्लियामेंट का एक इफेक्टिव कंट्रोल जो है वो बनाया गया, इफेक्टिव कंट्रोल लाया गया, और इस तरीके से कंपनी जो है प्रभावी नियंत्रण में आ गई। अब ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसको कुछ कार्य दिए गए थे। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसके जो कुछ फंक्शंस थे, उन फंक्शंस में एक तो जो भी ऑपरेशंस चल रहे थे, चाहे वो मिलिट्री ऑपरेशंस थे या सिविल ऑपरेशंस थे, यानी सैन्य या असैन्य जो ऑपरेशन थे, और उन पर सुपरवाइज करने की जो पावर्स थी वो जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी गई। नेक्स्ट, सिविल और मिलिट्री जो मैटर्स थे वो भी जो है किसको दे दिए गए?
बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए, और रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, और इसी तरीके से भारत में जो ब्रिटिश क्षेत्र थे, अधिकार क्षेत्र थे, उसका रेवेन्यू से जो रिलेटेड जो मैटर थे वो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन लाया गया। और एक दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जो कंपनी के अधीन ब्रिटिश टेरिटरीज थी उनको जो है, यानी भारत के अंदर कंपनी के अधीन जो ब्रिटिश टेरिटरीज थी, अब उन्हें क्या कहा जाने लगा, ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा, ब्रिटिश पोजीशंस लैंड कहा जाने लगा। और साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है यह भी अधिकार दिया गया कि वो उसका जो है फंडामेंटल या सुप्रीम कंट्रोल है किसके ऊपर, कंपनी के सारे अफेयर्स के ऊपर। तो कंपनी पूर्णतः जो है डिपेंडेंट हो गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है भारत में जो कंपनी का था वो भी पूर्णतः जो है ब्रिटिश कंपनी के अधीन, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन लाया जाने लगा। ये इस एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण जो है उपलब्धि रही। तो आप ये ध्यान रखें क्योंकि यहां से 2-3-4 प्रश्न बन जाते हैं। एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से प्रश्न बन जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से प्रश्न बन जाता है कि ये किस अधिनियम के द्वारा लाया गया। सुप्रीम कोर्ट वाला जो है प्रश्न, इसके सदस्य जो हैं वो एलिजा एमपी, जैसे मैंने एससीएल बताया, हाइट, चैम्बर्स और लेमेस्टर, ये कई बार अगर आपको दे दिया गया कि इनमें कौन कौन सदस्य था तो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसी तरीके से भारत का जो पहला गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वो वॉरेन हेस्टिंग्स बना था, किसके एक्ट के अंतर्गत बना था, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत बना था। तो ये सारे कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो एक्ट आया, जो रूल आया, वो था 1786 का। अब देखिए 1786 में क्या हुआ। अभी 1784 में मैंने बताया कि पिट्स इंडिया एक्ट आया था, फिर क्या आवश्यकता होगी, इसको रूल लाए जाने की आवश्यकता हुई। तो इसके 2-3 कारण थे। एक तो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं तो इंटरेस्ट ग्रो हो जाता है। चूंकि अमेरिकन जो उपनिवेश थे ब्रिटिश अंपायर के, वो लूज कर गए थे वो, और कॉर्नवालिस को जो है इंडिया लाया जा रहा था। कॉर्नवालिस इंडिया कुछ कंडीशंस पर आया जिसके चलते कुछ उसमें अरेंजमेंट किए गए। जैसे कि कॉर्नवालिस ने यह कहा कि उसके पास ये पावर होनी चाहिए, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट में एक काउंसिल बनाई गई थी जिसके 4 सदस्य थे, और उनके जो डिसीजंस थे उन डिसीजंस को राइट करने की जो पावर दी गई थी, इसको एक सदस्य को बाद में कम करके 3 कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में गवर्नर जनरल के पास जो है अपने किसी निर्णय को लागू कराने की जो उसके पास वीटो शक्ति होनी चाहिए वो नहीं रह गई थी। तो वो एक वीटो शक्ति चाहता था, वीटो पावर चाहता था वह कॉर्नवालिस, जिसके चलते उसे ये पावर दी गई कि वो काउंसिल के किसी भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, या उसको वीटो कर सकता है। क्या कर सकता है? वीटो कर सकता है। इसलिए जो है कौन सा एक्ट लाया गया? 1786 का एक्ट लाया गया। पहला काम तो यह किया गया। दूसरा यह किया गया कि उसे कमांडर इन चीफ, उसे सेना अध्यक्ष भी बना दिया गया, सेना का प्रमुख भी बना दिया गया, कमांडर इन चीफ भी बनाया गया। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि किसको, कॉर्नवालिस को कमांडर इन चीफ इस अधिनियम के माध्यम से बनाया गया। लेकिन ध्यान रखें कि जब आगे का एक्ट आए उसके बाद यह बात स्पष्ट की गई कि किसी भी दिशा में जब तक कि ऐसा प्रावधानित न किया जाए, उसका प्रोविजन न किया जाए, कोई भी गवर्नर जनरल जो है वो सैन्य कमांडर नहीं होगा, कमांडर इन चीफ नहीं होगा। फिर एक चीज और उसमें की गई कि उसको एक किसी भी मैटर में यानी डिसीजन लेने के लिए उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर थी, यानी वीटो था। फिर 1793 का एक्ट आया। 1793 के एक्ट में हमने आपको बताया कि उसको ये चीज बताई गई कि ये जो रूल था, कौन सा रूल था? जो ओवरराइड करने का रूल था। अगर हम 1793 की बात करें एक्ट की, जो इसके बाद इंपॉर्टेंट एक्ट है, तो उसमें यह बात कही गई जो गवर्नर जनरल यानी वॉरेन कॉर्नवालिस को जो है राइट दिया गया था ओवरराइड करने का, किसी भी डिसीजन को वीटो पावर दी गई थी, उसको एक्सटेंडेड कर दिया गया। लेकिन कमांडर इन चीफ की पावर जो है वो नहीं दी गई। कमांडर इन चीफ वाली पावर जो है 1793 के एक्ट से वापस ले ली गई। और साथ ही साथ जो सैलरी ऑफ मेंबर्स थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनका जो पेमेंट किया जाना था वो अब फंड ऑफ इंडिया से करना जाना था, इंडियन फंड से किया जाना था। इसके लिए क्या किया गया कि यानी जो भी मेंबर्स होते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था। कब बनाया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट में बनाया गया था। और उस पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। उस समय उसके 6 सदस्य थे, और इन सदस्यों का वेतन जो दिया जाना था वो किसके फंड से दिया जाना था? भारत के फंड से दिया जाना था। तो यहां पर आप उसको ड्रेन, जो वेल्थ ड्रेन की थ्योरी है हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में, उससे आप यहां से रिलेट करके भी देख लें, क्योंकि आपको प्रीलिम्स में कई प्रकार के प्रश्न मिल जाते हैं, तो उसमें ये आपके लिए बेनिफिट करेगा।
फिर एक और इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट दिया गया, और वो पॉइंट ये दिया गया कि अब कोई भी गवर्नर जनरल या मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल लेजिस्लेशन का तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वो 12 वर्ष तक भारत में ना रहा हो। यानी उसे गवर्नर जनरल बनना है या मेंबर ऑफ गवर्नर लेजिस्लेशन बनना है, यानी जो काउंसिल है उसमें सदस्य होने के लिए या गवर्नर जनरल बनने के लिए आवश्यक था कि वो कम से कम भारत में 12 वर्ष पूर्व में उसको रहने का अनुभव प्राप्त रहा हो। फिर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक्ट है वो 1813 का है, चार्टर एक्ट 1813। जो चार्टर एक्ट 1813 है ये कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो पहली चीज ये है कि कंपनी को एक चार्टर मिला था, वो चार्टर मिला था 1600 में, और इस चार्टर के माध्यम से कंपनी को क्या मिल गया था, पूर्व के देशों के साथ, ईस्ट के साथ व्यापार करने का उनको जो है अधिकार पत्र मिल गया था, चार्टर मिल गया था, और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी EIC ही जो है व्यापार कर सकती थी। लेकिन अब इस मोनोपोली को, ये जो मोनोपोली थी किसकी थी, ये मोनोपोली जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट जो था, एनी ब्रिटिश मर्चेंट कैन ट्रेड विद इंडिया विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम, क्योंकि अब वो जो चार्टर था उसको रिवोक कर दिया गया। लेकिन साथ ही साथ एक चीज इस प्रोविजन में रखी गई कि ब्रिटिश जो कंपनी थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जो ट्रेड था चाय का जो ट्रेड था और चाइना के साथ जो ट्रेड था उस पर जो है वो उसका बना रहा, वो कंटिन्यूड रहा, वो उसका समाप्त नहीं किया गया। और साथ ही साथ जो क्रिश्चियनिटी मिशनरीज जो थी, क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनको ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में आने के लिए छूट प्रदान कर दी गई। ये भी एक इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान था, कब, 1813 के एक्ट में। और साथ ही साथ जो भारत में वेस्टर्न एजुकेशन यानी पश्चिमी शिक्षा को विस्तार देने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, 1 लाख रुपए का प्रोविजन किया गया था इसी एक्ट के माध्यम से। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है 1833 का चार्टर एक्ट, और ये चार्टर एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये फाइनल स्टेप था। क्या था? फाइनल स्टेप था टूवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश सेंट्रलाइजेशन था, केंद्रीकरण था, वो जो है इस एक्ट के माध्यम से यानी 1833 के एक्ट के माध्यम से ही पूरी तरीके से लागू किया गया। अब क्या किया गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ये बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल BG जो है उसको बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को जो है पहली बार बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, और उसकी जो सुपरमेसी मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर पर भी कर दी गई थी, यानी उसके अधीन लाया गया था। लेकिन अब जो 1833 का जो एक्ट आया, चार्टर एक्ट, उसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ये एक चेंज आया। और इसके अंतर्गत जो भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन है, बेंटिक है, विलियम बेंटिक है, विलियम बेंटिक है। इसको आप ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने भारत में समाज सुधार से जुड़े हुए बहुत सारे प्रावधान किए हैं। जब ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स की हम एक लिस्ट पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के हिस्ट्री में बताएंगे तो उसको आप देखिएगा। और साथ ही साथ जो है इसमें इन्होंने एक और काम किया, जो पावर्स थी गवर्नर जनरल की, वो सिविल सारी पावर जितनी थी, यानी जितनी सैन्य शक्तियां थी और जितनी सैन्य शक्तियां थी, सिविल और मिलिट्री पावर पूरी तरीके से वेस्टेड कर दी गई। किसमें कर दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में कर दी गई। तो ये आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। इसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव पावर थी, जो लेजिस्लेचर यानी कानून बनाने की शक्ति थी, उसको भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पावर थी वो पूरे भारत में कर दी गई, और जो प्रोविंशियल गवर्नर जो थे, जो लेजिस्लेशन करते थे, वो उनके अधीन ले आया गया। कंपनी जो EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी कमर्शियल एक्टिविटी जो है बस लिमिटेड हो गई थी, कन्फाइंड हो गई थी। टोटली वो क्या रह गई थी, अब जो है वो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी रह गई थी। अब उसके पास कोई और फंक्शन एज ए बिजनेस कुछ नहीं था, और उसने इसी एक्ट के माध्यम से एक दो महत्वपूर्ण रिवोल्यूशनरी स्टेप लिए गए थे, क्रांतिकारी कदम लिए गए थे। वो थे कि सिलेक्शन फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्शन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया जाना था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, BD ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका अपोज किया, इसका विरोध किया, जिसके चलते ये इंप्लीमेंट यानी लागू नहीं किया जा सका, क्रियान्वित नहीं किया जा सका। और फाइनल जो कंपनी रूल के अंतर्गत हमारा चार्टर एक्ट आया था वो था 1853 का चार्टर एक्ट।
कौन सा था? 1853 का चार्टर एक्ट, ये फाइनल था। इसके बाद जो चार्टर एक्ट आए हैं 1858 के बाद से लेकर के 1947 तक, वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आए, जिसे हम क्राउन रूल बोलते हैं। अगर हम 1853 के चार्टर एक्ट की बात करें तो 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत पहले तो मैकाले कमेटी एक आई। उस मैकाले कमेटी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने भारत में पश्चिमी शिक्षा और ट्रिकल डाउन थ्योरी दिया कि अधोनिस्यंदन सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। ट्रिकल डाउन को जो है अधोनिस्यंदन, वो अधोनिस्यंदन क्या है? अधोनिस्यंदन कि ऊपर से छन करके नीचे जानकारी पहुंचेगी, यानी जब हम ऊपर कुछ लोगों को शिक्षित करेंगे तो धीरे धीरे नीचे भी जो है पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। तो ये चीज इन्होंने लेकर के आया। फिर इंट्रोड्यूस इन्होंने क्या किया कि कंपटीशन सिस्टम जो है, यानी जो 1833 के चार्टर एक्ट में जैसे मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज के लिए एक सिलेक्शन प्रोसेस लाया गया था, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था। उसको 1853 के एक्ट द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया और एक भारत में सिलेक्शन प्रोसेस लाया गया, जो कि ओपन खुली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से इसे की लागू किया गया। फिर पहली बार हम देखते हैं कि जो हमारा सेपरेटेड जुरिस्डिक्शन दिखता है, एक बिल्कुल जिसमें हमें एग्जीक्यूटिव अलग दिखती है और इसी तरीके से हमको जो है लेजिस्लेचर जो है वो भी अलग दिखती है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल जो है, यानी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो काउंसिल थी उसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को जो है सेपरेट कर दिया गया। दोनों में जो एक मिले हुए थे, उन दोनों को क्लियरली जो है अलग किया गया। और ये एक प्रकार का मिनी पार्लियामेंट था, और चूंकि इस मिनी पार्लियामेंट जैसा था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट की जो प्रक्रिया थी उसी से इंस्पायर्ड भी था। यानी जिस प्रकार से ब्रिटिश तत्कालीन पार्लियामेंट कार्य करती थी, जो उसकी प्रक्रियाएं थी, उन्हीं प्रक्रियाओं को और उसके कार्य करने के ढंग को इसमें अपनाया गया था। फिर इसी एक्ट में हमने देखा कि उन्होंने क्या किया कि लोकल जो रिप्रेजेंटेशन है, लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें 6 सदस्य होते थे। लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एलसी में 6 सदस्य होते थे, और उस 6 सदस्यों में 4 सदस्य जो थे वो अपॉइंट किए जाते थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट से। कहां से किए जाते थे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट से किए जाते थे। और ये प्रोविंशियल 4 गवर्नमेंट कौन कौन सी थी? एक बंगाल की थी, एक बॉम्बे की थी, एक मद्रास की थी, तीसरी बंगाल की थी, और चौथी आगरा की थी। तो ये आगरा की याद रखिएगा, ये यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने कंपनी के रूल को एक्सटेंडेड किया, लेकिन बट डिड नॉट स्पेसिफाई पर्टिकुलर पीरियड। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये हुई कि कंपनी का जो प्रति 20 वर्ष का जो कार्यकाल बढ़ाया जाता था, 1853 के एक्ट में इस तरीके का कोई भी स्पेसिफिक जो है वो नहीं दिया गया कि अब कंपनी का शासन कितने समय तक रहेगा, बल्कि उसे छोड़ दिया गया और इसे ब्रिटिश क्राउन की ट्रस्ट और इच्छा पर बताया गया। तो ये एक तरीके का इंडिकेशन था कि आने वाले समय में शीघ्र ही जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत के प्रशासन को टेक ओवर कर लेगी। भारत के जो पोजीशंस हैं ब्रिटिश कंपनी को, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से गवर्न किए जाने लगेंगे, डायरेक्टली क्राउन के अधीन आ जाएंगे। इस समय की बात थी, और ये समय आया तब जब 1857 में जो है रिवोल्ट हुआ, और इस रिवोल्ट के बाद जब 1858 का जो है एक्ट आया, तो उस एक्ट के बाद जो है कंपनी रूल जो है हमेशा के लिए भारत में एंडेड हो गया, समाप्त कर दिया गया, और उसके बाद जो है क्राउन रूल जो है भारत में प्रारंभ हो गया। अगर आपको हमारा ये रिवीजन सीरीज अच्छी लगी हो, क्योंकि हमने यथासंभव टू द पॉइंट रहने की कोशिश की है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रहने की कोशिश की है, ताकि इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको सारे मिल जाए, लेकिन साथ ही साथ वीडियो भी बड़ा नहीं हो।